हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट हब। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीरीज का अगला वीडियो हम लेकर आए हैं। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आज का। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि? राइट आंसर आपका हो जाएगा मंद बुद्धि। ये ऐसी अक्षमता है जो जन्मजात बालक में होती है। अगला क्वेश्चन, पिछड़े बालक ऐसे होते हैं। पिछड़े जो बालक है वो कैसे होते हैं? देखिएगा, सीखने की गति उनकी धीमी होती है, बुद्धि लब्धि इस तरह से 90 होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व असमायोजित होते हैं, व्यवहार वाले होते हैं, उपर्युक्त सभी। तो पिछड़े बालक कैसे होते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा सभी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधा उत्पन्न कर रही है, या समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी विद्यार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित कर रही है, या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है? जो एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी स्टूडेंट को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों स्टूडेंट के साथ सामूहिक रूप से गतिविधि में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? इसको बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा की भावना से कार्य करना। क्या कर रही हो? समावेशी शिक्षा की भावना से कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खलिस्तान है, सामान्यतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि जो मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी है, कुल मिलाकर वो आपको बताना है कि कौन सी होती है, उनका IQ लेवल कितना होता है। तो उनका जो IQ होता है वो 70 से कम होता है, उनको हम बोलते हैं मानसिक न्यूनता ग्रसित। ओके। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। यानी कि जो प्रतिभाशाली है उसमें इनमें से कौन सा गुण होता है? आपसे पूछा गया है, नहीं है। ओके। प्रतिभाशाली होने के कौन कौन से संकेत है वो हम देख लेते हैं। तो प्रतिभाशाली में क्या होता है? अभिव्यक्ति की नवीनता होती है, जिज्ञासु होता है वो, सृजनात्मक विचार होता है, लेकिन दूसरों के साथ झगड़ता नहीं है ना? तो प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ना। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए, विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, कौतूहल, या अभिव्यक्ति में अनूठापन। तो देखिए, आंसर आपका यहाँ भी वही सही होगा, दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना यह प्रतिभाशाली का जो है गुण नहीं होता है। इंटेलिजेंट व्यक्ति ये सब काम नहीं करता है। अगला है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और व्यक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील सृजनशील बालकों की, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये किसका काम होता है? ये होता है गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की। अगला है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालक, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि, या उपयुक्त सभी? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, या पाठ्यक्रम पर? देखिए, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए पहनावे से कोई तात्पर्य नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत कुछ नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम हमें ध्यान किस पर देना चाहिए? अनुशासन पर। ओके, सॉरी, अनुशासन पर भी नहीं, विशिष्ट बालकों की बात हो रही है। तो पहनावे, पाठ्यक्रम, अनुशासन तीनों गलत हो जाएंगे। सही क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर, क्योंकि बालक विशिष्ट है तो व्यक्तिगत आवश्यकता क्या है और समस्या क्या है ये ध्यान देना हमें जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण पाया जाता है? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता, या सीमित रुचियाँ? देखिए, जो सृजनात्मक बालक होता है
उसमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो खोज पूर्ण होता है, वो अच्छी अंतर्दृष्टि होती है, क्रियाशील भी होता है, लेकिन उनकी रुचियाँ सीमित नहीं होती, यानी कि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और रुचियाँ उनकी सीमित नहीं होती। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, या अभी हाल में हुए मैच का प्रतिवेदन लिखना, या दी गई संकल्पना के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है उनके लिए? उनके लिए है 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को एक बार में हल करना। सर्वाधिक उपयुक्त पूछा था, वैसे तो सभी है, प्रतिवेदन भी लिख देगा, पढ़ा भी देगा शिक्षक दिवस पर, हाल ही में हुए मैच का प्रतिवेदन भी है ना सब, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? अपने डिसीजन है वो खुद लेते हैं ना, सेल्फ डिसीजन ले लेते हैं, तो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है, 6 और डी में अंतर नहीं कर पाता, तो उसमें कौन सा दोष है? दृष्टि दोष, सीखने में अक्षम, मानसिक दोष, या मानसिक क्षय। देखिए 16 को लिखता है 61 और 6 और डी में उसको अंतर करना नहीं आता है, तो वह सीखने में अक्षम है। ओके। अगला है, विशेष शिक्षा संबंधित है, मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, या शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो विशेष शिक्षा है वो संबंधित है कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। ओके। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान के कारण प्रतिभाशालिता होती है, खालिस्तान के कारण प्रतिभाशालिता होती है, अनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, ए और बी का समायोजन, या मनोसामाजिक कारकों। तो देखिएगा, अनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा, इन दोनों के कारण जो है प्रतिभाशालिता होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्न में से कौन सा संकेत जो है बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता? दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता। ऑप्शन आपके, दिशा निर्देशों के अनुसरण में समस्या, उदासी, या ठोकर लगने पर भय, दूरी मापने में असमर्थता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिशा निर्देशों के अनुसरण में समस्या। कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता? बाकी सब देखिए, ठोकर लग गई, उसका भय बना रहता है दृष्टिबाधित को, दूरी मापने में भी असमर्थ होता है, एक उदासी टाइप रहती है दिमाग में। तो आंसर आपका हो जाएगा, दिशा निर्देश के अनुसरण में कोई समस्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खालिस्तान के अनुरूप बदलना चाहिए। किसके अनुरूप हमें जो है बदलना चाहिए? व्यवस्था और बच्चों के अनुसार, परिवेश और परिवार के अनुसार, बच्चे और परिवेश के अनुसार, या बच्चे और व्यवस्था के अनुसार। तो देखिए, समावेशी जो शिक्षा है जिसमें सभी का समावेश होता है ना, उसमें हमें व्यवस्था और बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, या सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। तो राइट आंसर आपका ये होना है, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। ये हो जाएगा आपका शिक्षा में समावेशन का अर्थ। अगला क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया संबंधित है किससे? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, ये पठन है यहाँ पे,
पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पठन विकार से। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। अगला है आपका वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना, इसका मतलब होता है समावेशी शिक्षा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। अगला है आंशिक दृष्टिदोष युक्त बालक का व्यवहार कैसा होता है? वह पुस्तकों को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट ना देखने की शिकायत करता है या दिखने की शिकायत करता है, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक पर नहीं उतार पाता है, या उपयुक्त सभी। तो आंशिक दृष्टि दोष वाला जो बालक है वो इन सभी परेशानियों से ग्रसित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। किस प्रकार की आकृतियों को ज्ञान देना चाहिए? मौखिक व्याख्यान द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को हमें 3D यानी कि त्रिआयामी आकृतियों से का स्पर्श देकर के उन्हें समझाना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूकबधिर या मंद बुद्धि? तो देखिए कौन सी जन्मजात अक्षमता है, तो ये है मंद बुद्धि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपाइन या डेसी बिंदु? देखिए सुनने के लिए अगर हम बात करें, सुनने की जो क्षमता है वो होती है डेसिमल। ओके, डेसिबल में होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। किस अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण यानी कि आँखों और कानों की जो इंद्रियां हैं पूर्ण विकसित हो जाती है? 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 या 8 से 9 या अभिप्रेरणा तक? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। अगला क्वेश्चन, वाणी दोष नहीं है। देखिए ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, या तीव्र अस्पष्ट वाणी? वाणी दोष नहीं पूछा गया। ओके, वाणी दोष नहीं है। धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं है। देखिए वाणी दोष की अगर बात करें हम, तो ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण बोलने से संबंधित है, बिल्कुल। हकलाना तुतलाना बोलने से संबंधित है। तीव्र अस्पष्ट वाणी यानी तेज तेज बोलना, है ना। धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष में नहीं है। ओके, अगला है, शारीरिक निरोग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? कौन सी होगी? तो तादात्म्यकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, या इनमें से कोई नहीं। शारीरिक नियोग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं, शारीरिक नियोग्यता, उनके लिए रक्षा तंत्र। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन या उपक्रम? ओके, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा उपक्रम। ओके, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, या काय प्रारूप विकृति है? राइट आंसर आपका हो जाएगा मनोग्रसित यानी कि चिंता विकृति है। अगला, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है?
मौलिकता, प्रवाह, मित व्ययिता या उपयोगिता। सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है तो ये मित व्ययिता। अगला है प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। क्या नहीं है? तो प्रतिभाशाली क्या है? विचारों में सृजनात्मकता रखता है, अभिव्यक्ति में अनूठापन रखता है, कौतूहल रखता है, लेकिन दूसरों के साथ झगड़ता नहीं है। अगला, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से या पुरस्कार के लिए। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, कब होते हैं? जब वह अपनी रुचि से किसी भी काम को करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा वो सृजनशील होते हैं, सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ओके। अगला है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं होती है, उच्च आत्म क्षमता ये भी होती है, अंतर्दृष्टि, पूर्वक समस्याओं का समाधान करना ये भी होता है। आपसे नहीं पूछा गया है तो निम्न औसत मानसिक प्रक्रियाएं। ओके। अगला है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, ऑप्शन है आपके, अधिगम नियोग्य हो सकते हैं या ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उन्हें ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः स्कूलों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी समस्या का समाधान वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण, प्राक्कलन का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या प्राक्कलन का निर्माण करना। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? समस्या के प्रति जागरूकता। अगला है, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल होते हैं जहां परिवर्तन लचीली पाठ्य चर्चा है, कक्षाओं में छात्रों का समूहकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो समस्या समाधान प्रायः उन स्कूलों में सफल होते हैं जहां परिवर्तनशील और लचीली पाठ्य चर्चा है। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान का उपागम का विशेष चिन्ह है? उपागम का विशेष चिन्ह, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, या समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, समस्या मौलिक होती है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित होती है, मतलब जहाँ समस्या होती है वहीं उसका हल कहीं ना कहीं छुपा होता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बच्चों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार सृजनशील कार्य में लगाने के लिए देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए? अभिप्रेरणा, जिज्ञासा, पुरस्कार या दंड। बच्चों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार सृजनशील कार्य में लगाने के लिए उन्हें अभिप्रेरणा देना चाहिए, उन्हें देना चाहिए अभिप्रेरणा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला आपका है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग
अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे अधिक मुख्य अंग कौन सा है? शिक्षक, छात्र, शिक्षण विधि या इनमें से कोई नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे अधिक मुख्य अंग कौन सा है? तो मुख्य अंग है इसमें छात्र। देखिएगा इसमें 3 है, तो 3 कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो अध्यापक हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा छात्र, और तीसरा हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम में सम्मिलित अनुभव। पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो अनुभव। ओके। अगला है सीखने की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व होते हैं? नया ज्ञान, ज्ञान को अधिक समय तक धारण करना, ज्ञान का प्रयोग करना या उपयुक्त सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? तो सभी तत्व आपके शामिल हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या उपयुक्त सभी। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन का उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भाव में परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो संवेग एक क्या है? क्रोध और भय का रूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाओं से, पोषण से या इनमें से कोई नहीं। तो संवेगों की जो उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से होती है। ओके। अगला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रॉस। तो यह कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह बोला था वुडवर्थ ने। अगला है, संवेग की उत्पत्ति होती है किससे होती है? इनमें से आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से या संप्रत्यय के निर्माण से। तो संवेग की जो उत्पत्ति होती है वो होती है मूल प्रवृत्तियों से। ठीक। अगला है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संवेग ज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। सही है, आपसे पूछा है, गलत, मतलब कौन सा सही नहीं है। ओके। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है या फिर ये भी सही है, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिए ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। अगला है आपका, रॉस ने संवेगों को कितने प्रकार में बांटा है? 2, 3, 4 या 5। तो रॉस के अनुसार संवेग के कितने प्रकार है? 3। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकासात्मक के लिए किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकासात्मक के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। ये आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।